अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़। सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 को हमने स्टार्ट किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गेल्वानोमीटर। गेल्वानोमीटर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन इसकी सीखेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल उसका, उसके बाद जो टाइप्स ऑफ गेल्वानोमीटर हैं थोड़ा बहुत उसकी तरफ हम जाते हैं, और फिर उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं, और फिर उसके बाद हम इसकी वर्किंग की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि ये गेल्वानोमीटर क्या चीज़ होती है। याद रखें, गेल्वानोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिसके ज़रिए से हम स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करते हैं और उसकी मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं। यानी कि galvanometer is used for detecting and measuring of small electric current। लार्ज इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते, हम इसको मोस्टली स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट के लिए यानी उसकी डिटेक्शन और उसकी मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली उसी उसूल पे है कि जो इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था, टॉर्क एंड करंट कैरिंग लूप। तो अगर हम किसी भी करंट कैरिंग लूप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इस लूप पे टॉर्क एक्ट करेगा, और अब ये जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है टॉर्क की वजह से, यानी मैग्नेटिक टॉर्क की वजह से, ये प्रोपोर्शनल है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द कॉइल। यानी जितना हम ज़्यादा करंट इस कॉइल को देंगे तो उतना ज़्यादा टॉर्क इस लूप में पैदा होगा। तो ये हमारे पास इसका प्रिंसिपल है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। जो टाइप्स ऑफ गेल्वानोमीटर हैं, सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि चूँकि ये 1800 में ये गेल्वानोमीटर की डिस्कवरी हुई है तो डिफरेंट चेंजेस उसमें आते रहे और डिफरेंट टाइप्स इस्तेमाल होते रहे, जो कि जिसमें इंक्लूड है टेंजेंट गेल्वानोमीटर, स्टैटिक गेल्वानोमीटर, मिरर गेल्वानोमीटर, बैलिस्टिक गेल्वानोमीटर। लेकिन इनको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे कोर्स में नहीं है और ये वैसे भी पुराने हैं, और जस्ट इसको आपको इतना पता होना चाहिए कि ये इसके नाम है, मतलब मुख्तलिफ टाइप्स हमारे पास हैं। आजकल जो हमारे पास टाइप्स ऑफ गेल्वानोमीटर हैं वो मोस्टली मूविंग कॉयल टाइप गेल्वानोमीटर है। अब जो मूविंग कॉयल गेल्वानोमीटर हैं ये दो टाइप्स के हैं, एक सस्पेंडेड कॉयल गेल्वानोमीटर और दूसरा है पिवटेड कॉयल या वेस्टर्न टाइप गेल्वानोमीटर। ये जो पिवटेड कॉयल है इसको हम डी आर्सोनल टाइप भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि सस्पेंडेड कॉयल गेल्वानोमीटर को डिस्कस करते हैं और उसके बाद पाइवोटेड टाइप गेल्वानोमीटर की तरफ आते हैं। लेकिन मोस्टली दोनों का कंस्ट्रक्शन एक जैसा है, इसलिए हम एक कंस्ट्रक्शन सबसे पहले डिस्कस कर लेते, बाद में जो थोड़ी सी डिफरेंस है वो फिर बता देंगे कि वेस्टर्न टाइप में ये डिफरेंस है और सस्पेंडेड में ये है। सबसे पहले हम सस्पेंडेड कॉयल गेल्वानोमीटर की तरफ आते हैं। तो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सस्पेंडेड मूविंग कॉयल गेल्वानोमीटर है याद रखें कि ये जो इसके डिफरेंट पार्ट्स है, ये हमारे पास इसमें मैग्नेट, कॉयल, सस्पेंशन वायर, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, ये चीज़ें इन्वॉल्व है। यानी हमारे पास जो डिफरेंट पार्ट्स हैं मूविंग कॉयल गेल्वानोमीटर के, उसमें मैग्नेट है, कॉयल है, सस्पेंशन वायर है, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है। तो इसको हम यहाँ पे इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। देखिए ये हमारे पास मैग्नेट है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉयल है, उसके बाद ये हमारे पास सस्पेंशन वायर है, ये अपर सस्पेंशन वायर, ये लोअर सस्पेंशन वायर, और इस
रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर हमारे पास ये सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है। अब इस तरह करते कि नेक्स्ट स्लाइड में हम बारी बारी इन तमाम चीज़ों को डिस्कस सबसे पहले हम आते हैं मैग्नेट की तरफ। याद रखें कि जो मैग्नेट है ये हमारे पास हॉर्स शू मैग्नेट होता है। अच्छा, ये हमारे पास हॉर्स शू मैग्नेट है और ये भी यू की शक्ल में होता है। तो ये नॉर्थ पोल है उसका और ये साउथ पोल है। अब इसको अगर आप ऊपर से देखते हैं, यानी टॉप व्यू अगर इसका आप करते हैं टॉप व्यू, तो ये कुछ इस तरह दिखाई देता है। तो इसमें अगर हम देख लें ये नॉर्थ से साउथ की जानिब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि पास हो रहे हैं। यानी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेटिंग ऑन द साउथ पोल। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अगर हम गौर से देखें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से थोड़े से दूर दूर है, तो फील्ड इसका मतलब है कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये फील्ड हम स्ट्रॉन्ग कर दें। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास हॉर्स शू मैग्नेट है, ये उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। और हमने क्या किया कि दो सॉफ्ट आयरन विथ कनकेव शेप्ड को हमने अटैच किया विद द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। यानी कि टू सॉफ्ट आयरन विथ कनकेव शेप्ड हैज बीन अटैच्ड विद द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो इन पोल्स के साथ अगर हम इनको अटैच कर दें और उसके बाद इस दूसरी फिगर में जब हम देखते हैं, यानी यहाँ पे ये हमने ये ले लिए, फिर हमने ये कनकेव शेप्ड आयरन को यहाँ पे इन पोल्स के साथ अटैच कर दिया। जब हमने इसको अटैच कर दिया तो इस तीसरी फिगर में देखें, इस तीसरी फिगर में हमारे पास ये बिल्कुल, यानी आप यहाँ पे मवाजना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से आ रहे हैं, नॉर्थ से साउथ पे टर्मिनेट हो रहे हैं, यहाँ पर भी नॉर्थ से आ रहे हैं, साउथ पे टर्मिनेट हो रहे हैं। लेकिन कनकेव शेप होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत करीब करीब है एज़ कंपेयर टू हियर। यानी यहाँ पे थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे ये बल्ज कर रहे हैं, द फील्ड लाइंस आर बल्जिंग आउट, और यहाँ पे ये बिल्कुल करीब करीब है। यानी the gap between the field lines is less। फील्ड लाइंस के दरमियान में जो गैप है वो कम है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने कनकेव शेप्ड सॉफ्ट आयरन पीसेस को यहाँ पे रख लिया, तो उससे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगर हम देख लें, हमने मैग्नेट को डिस्कस किया। अब हम जो कंस्ट्रक्शन में दूसरा पार्ट है वो है कॉइल। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसको हमने डिनोट किया है ए, बी, सी और डी से। याद रखें कि ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी टर्न्स एंड इट इज़ यूजुअली मेड ऑफ thin insulated or fine copper wire that is wounded on a metallic frame of aluminium। यानी एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर हमने इस कॉइल को वाउंड किया है, और ये जो कॉइल है ये फ्रीली रोटेट कर सकता है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। यानी इस एक्सिस के अलोंग ये रोटेट कर सकता है। दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे पास कॉइल है, इसमें हमने कॉपर वायर यूज़ किया होता है, बहुत फाइन कॉपर वायर। लेकिन कॉपर वायर के ऊपर हमने बारीक सी इंसुलेशन की होती है ताकि ये आपस में एक दूसरे के साथ यानी कि टच ना हो, ताकि इनकी आपस में इंसुलेशन बरकरार रहे। क्योंकि ये एक टर्न नहीं होता, बहुत सारे टर्न इस तरह होते हैं। तो हमने इस कॉपर वायर को यानी उसके ऊपर बारीक सी इंसुलेटिंग कोटिंग की गई होती है
तो समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड इनेमल्ड कॉपर वायर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन में हमारे पास तीसरा पोर्शन है सस्पेंशन वायर। जब हम सस्पेंशन वायर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल को सस्पेंड करने के लिए हमारे पास कुछ सस्पेंशन वायर होने चाहिए जो इसको होल्ड कर सके। तो हमारे पास जो वायर हैं जो इस रेक्टेंगुलर वायर को यानी इस रेक्टेंगुलर कॉइल को सस्पेंड कर रहा है, ये हमारे पास वो फाइन मेटेलिक वायर है। लेकिन याद रखें, ये जो मेटेलिक वायर हैं ये फॉस्फर ब्रोंज एक एलॉय है उससे बना है, एंड फॉस्फर ब्रोंज कंटेन्स phosphorus, tin and copper elements. So this wire is connected to a movable torsion head. ये हमारे पास ये जो वायर है, ये अपर सस्पेंशन वायर, ये टॉर्जन हेड के साथ कनेक्ट किया गया है। और ये किस लिए इस्तेमाल होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द पोजीशन ऑफ द कॉइल। एंड इस रेक्टेंगुलर कॉइल को इसने मजबूती से थामा रखा होता है इन दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो वायर हमने इस्तेमाल किया है जिसको हम फाइन मेटेलिक वायर कहते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है? इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि इट हैज़ हाई कंडक्टिविटी एंड इट हैज़ लो वैल्यू ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट। अच्छा, और दूसरी बात, ये जो हमारे पास अपर सस्पेंशन वायर है जिसको हम फाइन मेटेलिक वायर के नाम से पुकारते हैं और ये फॉस्फर ब्रोंज एलॉय से बना हुआ है, ये बेसिकली एक्ट करता है एज अ करंट लीड। रिमेंबर, दिस अपर सस्पेंशन वायर इज एक्टिंग एज अ करंट लीड। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इस नीचे वाले सस्पेंशन वायर की तरफ। याद रखें कि जो लोअर पार्ट ऑफ द कॉइल है दैट इज ऑल्सो अटैच्ड विद अ फॉस्फर ब्रोंज, यानी ये जो वायर है ये भी फॉस्फर ब्रोंज से बना है लेकिन ये स्प्रिंग की शक्ल में, इसलिए हम इसको स्पाइरल वायर के नाम से पुकारते हैं। ये भी हमारे पास एक्ट करता है एज अ सेकेंड करंट लीड। ठीक है। तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि ये जो अपर सस्पेंशन वायर है ये एक्ट करता है एज वन करंट लीड जिसको हमने T1 से डिनोट किया है, और जो लोअर सस्पेंशन वायर है ये वाला स्पाइरल वायर दैट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ करंट लीड बट अ सेकेंड करंट लीड। सो द स्पाइरल वायर is acting as a second current lead. अच्छा, दूसरी बात ये याद रखें कि ये जो हमारे पास लूप है या कॉइल है ABCD, इसमें जब करंट पास होगा तो इसमें टार्क प्रोड्यूस होगा जिसको हम डिफ्लेक्टिंग टार्क के नाम से पुकारते हैं। ये डिफ्लेक्टिंग टार्क एक डायरेक्शन में होगा और ये जो हमारे पास नीचे स्पाइरल वायर है ये एक साइड पे तो एज ए सेकेंड करंट लीड काम करता है, लेकिन दूसरे साइड पे इसका एक दूसरा फंक्शन है, वो ये है कि ये एज ए रिस्टोरिंग टार्क एक्ट करता है। यानी इट इज प्रोवाइडिंग अ रिस्टोरिंग टार्क। यानी यहाँ पे ये जो कॉइल है जब इसमें टार्क प्रोड्यूस होगा तो इसको अपोज करने के लिए यहाँ पे इस स्पाइरल वायर में एक दूसरा टार्क प्रोड्यूस होगा जो कि इसके अपोजिट होगा। यानी इस कॉइल के टार्क के अपोजिट वाला जो टार्क होगा इसको हम रिस्टोरिंग टार्क के नाम से पुकारेंगे। तो याद रखिए इसके दो फंक्शंस हैं स्पाइरल वायर के, एक तो ये है कि एज ए सेकेंड करंट लीड काम करता है और दूसरा इट इज प्रोवाइडिंग अ रिस्टोरिंग टार्क। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो हमने इससे पहले पढ़ा कि कंस्ट्रक्शन में हमारे पास मैग्नेट हैं, कॉइल हैं,
सस्पेंशन वायर हैं, लेकिन साथ साथ हमने मैग्नेट के जो कॉइल के जो अंदरूनी पोर्शन है, इनसाइड द कॉइल एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर भी हम रखते हैं। और वो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर क्या करता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी इट इम्प्रूव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एंड ऑल्सो ये जो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है ये इट मेक्स द फील्ड रेडियल। ये भी एक बात याद रखें। अब आ जाएं वर्किंग की तरफ। हम जानते हैं कि जब हम करंट को फ्लो करते हैं थ्रू द कॉइल, a magnetic field B is set up which interacts with that of the permanent magnet, and as a result torque will act on the coil। जब करंट आपने पास किया थ्रू द कॉइल तो मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करेगा और उसके नतीजे में इस कॉइल पे एक टार्क अमल करेगा। तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन है या फार्मूला है टार्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, ये हम पढ़ भी चुके इससे पहले वाले टॉपिक में, वो हमारे पास बराबर है NIAB cos अल्फ़ा, जबकि N नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट और A हमारे पास एरिया ऑफ द कॉइल या लूप, B एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और cos अल्फ़ा, अल्फ़ा जो हमारे पास है दैट इज़ द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B, के प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड B के दरमियान में कितना एंगल बनता है। ठीक है। अच्छा, हियर द मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल विच कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। याद रखें, इससे पहले भी मैंने बताया कि हम कॉइल के अंदर एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर यूज़ करते हैं, रखते हैं उसको। तो उस सॉफ्ट आयरन सिलेंडर के रखने से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कंप्लीटली रेडियल हो जाता है। अब इसका क्या मतलब है, इस चीज़ को अब हम सीखना चाहते हैं। अच्छा, हम अब इस चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं। ये जो हम कहते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियल है, तो याद रखें कि जब हम करंट को फ्लो कराते हैं थ्रू द कॉइल, द टॉर्क विल एक्ट ऑन इट एंड विल रोटेट द कॉइल। यानी अगर हम देख लें इस फिगर में, हमारे पास यहाँ पे ये प्लेन ऑफ द कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो जब हम इस कॉइल में से करंट पास कराते हैं तो ये कॉइल रोटेट करता है। अच्छा, एट दिस द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड B विल इंक्रीज। यानी जब ये रोटेट करना शुरू हो जाएगा ये कॉइल, तो प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड B के दरमियान में जो एंगल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा या इंक्रीज शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉज अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये जब एंगल हमारे पास बढ़ता जाएगा, जब ये कॉइल रोटेट होगा इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब तो यहाँ पे जैसे इस फिगर में ये नज़र आ रहा है कि एंगल 0 है, तो कॉज अल्फ़ा हमारे पास मैक्सिमम है। लेकिन जब फॉर एग्जांपल ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा तो प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड B के दरमियान में जो एंगल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज शुरू हो जाएगा। तो फिर हमारे पास जो कॉज अल्फ़ा की वैल्यू होगी वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो इस नेक्स्ट फिगर में देखें, यहाँ पे ये प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड B, तो इसके दरमियान में ये एंगल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम देख लें कि
जितना हमारे पास, यानी अगर इसको हम देख लें, ये एंगल बढ़ रहा है तो हमारे पास जो कॉज अल्फ़ा की वैल्यू है वो हमारे पास डिक्रीज हो रही है, यानी अल्फ़ा इज़ इंक्रीजिंग लेकिन कॉज अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। तो जब हमारे पास कॉज अल्फ़ा की वैल्यू डिक्रीज होगी तो टॉर्क भी हमारे पास डिक्रीज होगा। जितना हमारे पास द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड भी जितना हमारे पास इंक्रीज होगा उतना हमारे पास कॉज अल्फा की वैल्यू डिक्रीज होगी और उसके साथ साथ टॉर्क की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम यानी फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन पे पहुँचे कि जब ये प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड भी आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, तो इस सूरत हाल में कॉज अल्फ़ा की वैल्यू मिनिमम होगी, यानी कॉज 90 से ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी। तो करस्पॉन्डिंग टार्क हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्क ऑन द कॉइल ये डिपेंड करता है ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल पे, कि जब ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल फॉर एग्जांपल 0 डिग्री हो बिटवीन प्लेन ऑफ द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड अगर 0 हो तो फिर हमारे पास यानी इस किस्म की अगर उसकी ओरिएंटेशन हो तो फिर टॉर्क मैक्सिमम होगा। और अगर सपोज हमारे पास प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड बी के दरमियान में एंगल 90 है जैसे ये इस फिगर में हमारे पास, तो फिर टॉर्क की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्क डिपेंड करता है कॉइल की ओरिएंटेशन पे। लेकिन हम चाहते हैं वी वांट दैट दिस टॉर्क शुड नॉट डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, रिमेंबर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसके लिए अब हम ये करेंगे कि हम टॉर्क यानी हम चाहते हैं कि ये जो टॉर्क ऑफ द कॉइल है ये ओरिएंटेशन पे डिपेंड ना करे। तो इसके लिए हम इस तरह करते हैं कि हम एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर को कॉइल के सेंटर में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, कॉइल के सेंटर में एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर को हम इंसर्ट करते हैं। तो जब हम इस सॉफ्ट आयरन सिलेंडर को कॉइल के अंदर यानी सेंटर में इंसर्ट कर लें तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास ये सॉफ्ट आयरन सिलेंडर खुद मैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो फिर हमारे पास क्या होगा, इट्स हाफ साइड यानी सॉफ्ट आयरन सिलेंडर का हाफ साइड विल बी फेसिंग नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट and the other half side will be facing the south pole of the magnet. So the soft iron will become magnetized and will act as a magnet. The field lines originating from the north pole of the magnet will terminate on the south pole of the soft iron cylinder, and the field lines emerging from the north pole of cylinder will terminate on the south pole of magnet. As a result, the magnetic field will be along the radius of the circle. That's why it is called radial field. अब इस चीज़ को हम नेक्स्ट स्लाइड में इमेजेस की शक्ल में अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास कॉइल है, यानी वो लूप है, रेक्टेंगुलर लूप, और उसके सेंटर में ये सॉफ्ट आयरन सिलेंडर हमने डाल दिया। फिर इसको हमने यहाँ पे रखा। तो जब हमने इसको यहाँ पे रखा, ये टॉप व्यू है, बेसिकली ऊपर से हम देख रहे हैं इसको। तो जब हमने देखा यानी इस सॉफ्ट आयरन सिलेंडर को कॉइल के अंदर रखा उसके सेंटर में, तो हमारे पास ये जो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर हैं ये खुद भी मैग्नेटाइज हो गया। तो अब यहाँ पे अगर हम देख लें, ये जो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है इसका एक पोल साउथ की तरह बिहेव कर रहा है, दूसरा पोल नॉर्थ की तरह। तो इसका मतलब ये हुआ कि द फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट विल टर्मिनेट ऑन द साउथ पोल ऑफ द सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, एंड द फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द
north pole of the soft iron will terminate on the south pole of the magnet. तो एज ए रिजल्ट हमारे पास ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट कर रहे हैं, साउथ पे एंड कर रहे हैं ऑफ द मैग्नेट। और इस फील्ड को अगर हम देख लें तो ये हर तरफ से रेडियल है। क्यों? क्योंकि एक तो हमने यहाँ पे ये कनकेव शेप दिया है इसको, ठीक है ना, इस मैग्नेट को। दूसरा हमने ये वाला मैग्नेट भी यानी सॉफ्ट आयरन रख के ये भी हमने एक फ़ायदा इससे उठा लिया कि अब तमाम के तमाम फील्ड लाइंस बिल्कुल टर्मिनेट हो रहे हैं रेडियली। तो रेडियली का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि द फील्ड लाइंस आर अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब ज़रा देखें, अब हमारे पास जो एंगल बनेगा प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड बी के दरमियान में, वो हमेशा हर जगह पे 0 डिग्री आएगा। ये नहीं तो फिर हमारे पास टॉर्क जो है वो मैक्सिमम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने सॉफ्ट आयरन सिलेंडर रख दिया तो हमारे पास अब ये जो टॉर्क है ये ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। यानी आयरन सिलेंडर will make the torque independent of the orientation of the coil। कैसे? यहाँ पे देखें, ये फॉर एग्जांपल प्लेन ऑफ द कॉइल है। पहले सिचुएशन में ये बिल्कुल ओरिजिनली जैसे कि पहले था, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी और प्लेन ऑफ द कॉइल 0 डिग्री एंगल बना रहे हैं। फिर हमने इसको थोड़ा सा रोटेट करने की कोशिश की। जब इस पे करंट, ज़ाहिर है जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो ये रोटेट होगा। जब ये रोटेट हो रहा है तो प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड बी जो लाइंस हैं स्टिल ये 0 डिग्री एंगल बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने यानी जब ये और रोटेट करना शुरू हो गया तो प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड बी फिर भी वही 0 डिग्री एंगल बना रहा है, अल्फा इज 0 डिग्री। तो हमारे पास जो टॉर्क की वैल्यू है वो मैक्सिमम आ रही है। यानी इस सूरत हाल में भी, पहले डायग्राम में भी हमारे पास टॉर्क मैक्सिमम आ रहा है और इस आखिरी डायग्राम में भी हमारे पास टॉर्क मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। यानी द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड बी इज ऑलवेज 0 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉफ्ट आयरन सिलेंडर के रखने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि अब हमारे पास टॉर्क जो है वो ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, ये हमारे पास टॉप व्यू है, तो यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास ये प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड भी पैरेलल है। तो इस सूरत हाल में हमारे पास जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो NIAB कॉज अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू 0 है तो ये हमारे पास कॉज 0 डिग्री से 1 आएगा, तो ये मैक्सिमम टॉर्क आ जाएगा। याद रखें, इस टॉर्क को हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के नाम से पुकारेंगे। दिस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रोटेट्स द कॉइल, ठीक है। देन द लूजली स्पाइरल लोअर सस्पेंशन रिबन विल बी ट्विस्टेड। ये जो हमारे पास लोअर सस्पेंशन वायर हैं, ये इससे पहले भी हमने कहा कि ये सेकंड करंट लीड की तरह बिहेव करता है, लेकिन साथ साथ ये रिस्टोरिंग टॉर्क भी प्रोवाइड करता है। याद रखें कि जब कॉइल रोटेट करता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से, तो ये जो लोअर सस्पेंशन स्पाइरल है, स्पाइरल वायर स्प्रिंग की शक्ल का, वो कोशिश करेगा कि इसको इसके मुखालिफ सिमत में टॉर्क प्रोड्यूस कराएं। तो क्या होगा? एज ए रिजल्ट अ रिस्टोरिंग टॉर्क विल एक्ट ट्राइंग टू रिस्टोर द कॉइल बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें, इफ थीटा बी द ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड या एंगल ऑफ ट्विस्ट, तो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल है टू द थीटा। रिस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ ट्विस्ट। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हमने टाउ से डिनोट किया था। ये देखिए यहाँ पे, सपोज ये एक डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये जो लोअर सस्पेंशन वायर हैं ये कोशिश करेगा कि इसको दोबारा उस ओरिजिनल पोजीशन पे ले आए, तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा। उसको हमने टा प्राइम से डिनोट किया है, या टा बार। तो टा प्राइम प्रोपोर्शन टू थीटा, टा प्राइम इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दे, एंड टा प्राइम इज इक्वल टू सी थीटा। इसको इक्वेशन 3 का नाम हमने दिया है।
where C is called constant of proportionality and is called restoring torque per unit twist, or sometimes it is called torsional couple. याद रखें, top prime is equal to C theta, C is equal to top prime divided by theta, couple divided by twist. इसका मतलब है कि it is the couple for unit twist, या torque per unit twist is called this torsional couple, या ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है. तो यहाँ पे देखें, ये ऊपर वाला डिफ्लेक्टिंग टार्क है, नीचे वाला रिस्टोरिंग टार्क है. डिफ्लेक्टिंग टार्क इज बिकॉज ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, और जो रिस्टोरिंग टार्क है इट विल ट्राई टू ब्रिंग द कॉइल बैक टू इट्स मीन पोजीशन. ठीक है. अच्छा, रिस्टोरिंग टार्क विल ट्राई टू रिस्टोर द कॉइल टू इट्स मीन पोजीशन. अंडर द एक्शन ऑफ दीज टू torques, the coil will come to a rest या equilibrium position. तो therefore at equilibrium deflecting torque बराबर हो जाएगा restoring torque के. तो अब इस तरह कर लें कि deflecting torque और restoring torque की वैल्यूज पुट कर लें. सपोज हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते और वैल्यूज पुट करते. जब हमने वैल्यूज पुट किए तो हमारे पास NIAB इज इक्वल टू C थीटा के बराबर आ गया, और फिर उसके बाद I इज इक्वल टू C थीटा डिवाइड बाई नैब NAB, या I इज इक्वल टू C डिवाइड बाई BAN मल्टीप्लाई बाई थीटा. याद रखें ये हमारे पास कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, सपोज B भी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द कॉइल इज कांस्टेंट, N इज कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस इक्वेशन नंबर 4 को इस तरह लिख सकते हैं कि I इज प्रोपोर्शनल टू थीटा. अच्छा, दूसरी बात, इस इक्वेशन नंबर 4 को अगर हम देखें, ये हमें बताता है कि द गैल्वानोमीटर may be made more sensitive by making deflecting angle theta large for a certain small value of current. यानी अगर आप चाहते हैं कि किसी गैल्वानोमीटर को सेंसिटिव बनाए, तो फिर the sensitive galvanometer is one which produces large deflection for small value of current if C divided by NAB is constant. और तीसरी बात from this equation 5 कि the twist produced in the coil is directly proportional to the current through it. It means if angle of twist is determined then we can measure the current. यानी current is proportional to the theta angle of twist. अच्छा, ये जो हमने यहाँ पे बात की सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर, ये बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. अभी सिर्फ मैंने हवाला दिया कि हम गैल्वानोमीटर को सेंसिटिव भी बना सकते हैं, कि मतलब थोड़ा सा करंट भी उसको दिया जाए तो वो आपको लार्ज डिफ्लेक्शन शो करे, यानी कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आपको लार्ज दे दे इवन बाय अ स्मॉल करंट. तो ये सेंसिटिविटी हम फिर नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ तक ये हमारे पास गैल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग थी. इसके बाद अब ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हम किस तरह मेजर करते हैं ताकि फिर हम करंट को मेजर करें, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो थैंक्स फॉर योर लिसनिंग.